everyone, welcome back to my channel. This is my new channel, as you all know. नेहाज बायोलॉजी नीट नाम से है ये। तो इसमें बेसिकली मैं नीट का यानी 11th 12th एंड जो भी अपर लेवल का आता है नीट के एग्जाम के लिए बायोलॉजी वो करवाने वाली हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हो, मैंने पहले आकाश में पढ़ाया है तो मुझे आइडिया है कि नीट में बायोलॉजी के सेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर थोड़ा सा भी कहीं पे भी कुछ भी आपको इशू लगे या कुछ चीज समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सारे स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो मैं पहले एनसीईआरटी से शुरू कर रही हूँ और पहले मैं 11th की एनसीईआरटी से शुरू कर रही हूँ, फिर हम आगे का करेंगे। तो बेसिक से अपर लेवल तक सारी चीजें होने वाली हैं। तो आपका थोड़ा सा भी डाउट जो होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बायोलॉजी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं गारंटी देती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं आप सबके साथ पहले यहाँ एनसीईआरटी की इमेज शेयर करती हूँ। एनसीईआरटी के थ्रू मैं आपको करवाऊंगी, तो आप यहाँ देख सकते हो एनसीईआरटी में बेसिकली हमें क्या क्या करना है। तो दिस इज व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो क्लास 11th की अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसके अंदर आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली यूनिट मिलेगी, और ये वाली है जो हमें डिस्कस करनी है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पता है डाइवर्सिटी के बारे में, ये पूरा जो यूनिट है पूरा इसमें 4 चैप्टर्स हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कौन कौन से टाइप के हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, तो वो सारा क्लासिफिकेशन सिस्टम सारा इस यूनिट के अंदर कवर्ड है। तो मैं आपको सबसे पहले जो करवाऊंगी दैट इज रिलेटेड टू लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड से मैं शुरू कर रही हूँ ताकि बेस हम स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि आगे वाली चीजें जो है हमारी ज्यादा अच्छी हो सके। अब यहाँ पे क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि दे आर लिविंग। अब वो सारी चीजें हैं जो इस एनसीईआरटी में इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो सबसे पहली चीज, वेन एवर वी लुक अराउंड हमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेराइटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो हमें देखने को मिलती है। दैट वेराइटी इज दी वन जिसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज नंबर एंड काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो भी आपके आसपास आपको दिख रहे हैं। ठीक है, नंबर भी होगा और टाइप्स भी होगा, दोनों बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। एंड जब भी हम नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें तो जो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया गया है दैट इज 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज। बट ये वैल्यू अब चेंज हो चुकी है, ऑल्दो एनसीईआरटी ने ये चीज अपडेट नहीं करी है। तो आप इतना ही याद रख सकते हो, जो भी एनसीईआरटी में गिवन है वो आपको याद रखना है। ऑल्दो वो डेटा काफी पुराना है, नया नहीं है, बट फिर भी आपको वही याद रखना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी पे ही नीट बेस्ड है। तो इसीलिए आप अपनी मर्जी से कुछ भी करंट वैल्यू याद नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो 11th के स्टूडेंट्स को आपको याद रखनी होती है दैट इज बेसिकली द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो नंबर एंड टाइप्स दोनों के दोनों चीजें यहाँ पे आती हैं। वो सारी चीजें हमें बायोडाइवर्सिटी में पढ़नी होती हैं। अब बायोडाइवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही आप इंक्लूड करोगे, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे। तो सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स है, मतलब आपकी जो ये फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर कुछ कुछ टर्म्स गिवन है। वो टर्म्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो टर्म्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो हम देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन वगैरह के बारे में बताया हुआ है। नॉमेनक्लेचर इज बेसिकली नेमिंग, जैसे नामकरण होता है। आप जब पैदा हुए थे आपका नाम रखा गया था, ठीक है। तो जो भी आपका नाम रखा गया था वैसे ही हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी नाम रखते हैं। तो जब भी हम ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं उसका मेजर जो रीजन होता है वो ये होता है कि सभी जगह पे उसी नाम से ऑर्गेनिज्म को जाना जाए। वरना क्या होगा, आप किसी चीज को मान लो किसी पर्सन को श्याम बोल रहे हो और किसी और जगह उसे मोहन बोलते हैं, तो वैसे तो नहीं चलेगा ना। तो क्या होता है कि आपको ऑर्गेनिज्म का ऐसा नाम रखना होता है जो सारी जगह पूरे वर्ल्ड में पूरे अर्थ पे सेम नाम से जाना जाए। ठीक है, बस इतना होता है।
तो इसीलिए हम साइंटिफिक नेम देते हैं ऑर्गेनिजम्स को। क्योंकि मैंगो की ही अगर आप बात करो तो मैंगो को कहीं आम बोलते हैं, कहीं मैंगो बोलते हैं, ठीक है, कहीं मैंजीफेरा बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है, बट एक नाम है जो सारी जगह कॉमन है, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इसीलिए नॉमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज बेसिकली टू स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हम ऑर्गेनिजम्स की जो भी नेमिंग है उसे स्टैंडर्डाइज करते हैं, ताकि सेम नेम से ऑर्गेनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाए। उसे नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। नॉमेनक्लेचर देने के लिए, मतलब नाम देने के लिए, आपको क्या चाहिए? आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे मान लो आपको एक प्लांट मिला, आपको पता नहीं है कि वो प्लांट का एग्जैक्ट नाम क्या है, ठीक है। अब क्या करोगे आप पहले ऑलरेडी पब्लिश्ड लिटरेचर देखोगे। लिटरेचर से आपको पता चलेगा कि हाँ, इस प्लांट का ये नाम है। अगर किसी प्लांट का कोई भी नाम नहीं है तब आप उसको नाम देते हो। तो दिस स्टेप इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। तो आप पहले देखोगे कि क्या उस ऑर्गेनिज्म का नाम प्रोवाइडेड है, क्या उस ऑर्गेनिज्म को नाम पहले दिया गया है। अगर नहीं दिया गया है तभी आप उसका नॉमेनक्लेचर करोगे, वरना नहीं। तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो हमें टेक्सोनोमी में फॉलो करने होते हैं। टेक्सोनोमी बेसिकली होता क्या? स्टडी होती है ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे, किस तरीके से अरेंज करेंगे, उसकी स्टडी होती है। तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। तो आपको उसमें याद रखना है कि आपको आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आइडेंटिफिकेशन नहीं करोगे उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, तो आपको नहीं पता ऑर्गेनिज्म का नाम पहले से है लिटरेचर में या नहीं। ठीक है, पहले से एग्जिस्टिंग चीज का नाम तो नहीं दोगे ना आप, उसका पहले से ही नाम प्रोवाइडेड है। आप दे भी दोगे तो भी वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज जरूरी होती है यहाँ। देन यू मस्ट बी नोइंग कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि नेमिंग करते हैं। मतलब हर कोई नाम नहीं दे सकता। ठीक है, मेरा मन करे कि मैं इस प्लांट का नाम दे दूं तो मैं दे सकती हूँ, बट मुझे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इंटीमेट करना पड़ेगा कि हाँ, इस चीज का ये नाम है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देखो, आपको बताया हुआ है कि अगर आप प्लांट्स की नेमिंग करते हो तो आईसीबीएन होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। अगर आप एनिमल्स की नेमिंग करते हो तो उसके लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस नहीं क्लियर होता। तो आप अभी नए 12th 11th में आए हो, या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप 11th रिवाइज करना चाहते हो, कोई भी चीज हो, आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, नीट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईसीबीएन में यहाँ 4 आता है, आईसीजेडएन में यहाँ ऑफ आता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो भी नाम होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसे हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट्स ये नेमिंग वगैरह करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब ये जो भी नेमिंग होती है, इस नेमिंग में हम 2 नाम यूज करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो जो भी आपका साइंटिफिक नेम होगा, ठीक है, इस साइंटिफिक नेम के आपके पास 2 नेम है। वन इज द जेनेरिक नेम एंड अनदर वन इज द स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये 2 चीजें होती है। ठीक है, तो जेनेरिक नेम क्या होता है? जेनेरिक नेम बेसिकली होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, जो मैंगो होता है, मैंगो का जो भी हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं दैट इज मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अंडरलाइन क्यों कर रही हूँ? साइंटिफिक नेम्स को जब भी हाथ से लिखते हैं अंडरलाइन करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेंजीफेरा एंड इंडिका। तो मेंजीफेरा इज द जेनेरिक नेम, जीनस का नाम बोलते हैं इसे,
और दूसरा जो होता है कंप्लीट, मतलब पूरा जो होता है, अगर आप इंडिका बोलोगे तो देन इट इज स्पेसिफिक एपिथेट। अगर आप पूरा मैंजीफेरा इंडिका बोल रहे हो तो दैट इज स्पीशीज। ठीक है, ये स्पीशीज है। नाम, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी में कंफ्यूज करते हैं बच्चे ज्यादातर, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेसिफिक एपिथेट होता है लास्ट का नाम, जो यहाँ आपको बताया हुआ है, इंडिका इज द स्पेसिफिक एपिथेट हियर, मैंजीफेरा इंडिका इज द स्पीशीज, तो पूरी स्पीशीज का नाम मैंजीफेरा इंडिका है। ठीक है, स्पीशीज का नाम पूछा जाएगा तो दैट इज नॉट इंडिका, इट इज मैंजीफेरा इंडिका। जीनस का पूछा जाएगा तो मैंजीफेरा, स्पेसिफिक एपिथेट तो इंडिका। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नेम के नॉमेनक्लेचर जो भी होता है उसके रूल्स होते हैं। यहाँ पे इस साइंटिफिक नेम को, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हैं ना जो आपको देखने को मिल रही है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, इसीलिए इसे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। बाय का मतलब दो, नॉमियल मतलब नेमिंग, तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर आपको यहाँ बताया हुआ है। एंड दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने ये पूरा नेमिंग जो है वो की थी, तो नेमिंग का सिस्टम जो है वो पूरा दिया था, तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। एंड ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट चीज है जिसके थ्रू नेमिंग की जाती है, सबसे ज्यादा इजी, इससे ज्यादा इजी और कुछ नहीं हो सकता है, तो वो आपको बताया है। एंड यूनिवर्सल रूल्स की बात करोगे तो रूल्स क्या होते हैं जब भी हम नेमिंग करते हैं, तो सबसे पहली चीज, नेम हमेशा लैटिन में होना चाहिए और इटैलिक्स में लिखा हुआ होना चाहिए। नीट में क्वेश्चन आ रखा है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड, टू नो एग्जैक्टली आपको क्या चीज याद रखनी है, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसे आपको हवा में तीर नहीं मारने हैं, आपको ये चीज नहीं सोचनी है कि हाँ मेरे को बस मैंने ये पढ़ लिया, पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो हो गया, वैसे नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम के लिए किस चीज से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसीलिए बता रही हूँ, मैं ऐसे लिख दिया करूंगी कि नीट के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में होते हैं एंड इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। अब नीट में क्या किया था, घुमा दिया इस पूरे जो स्टेटमेंट है उसे, बताया कि दे आर जनरली इन इटैलिक्स एंड रिटन इन लैटिन, दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, जो चीज करेक्ट है दैट इज बायोलॉजिकल नेम्स लैटिन में होते हैं बट उन्हें हम इटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको ये। एंड इन्हें हमेशा लैटिन में कन्वर्ट किया जाता है, चाहे आप अपने नाम के ऊपर भी रख दो किसी चीज का नाम, फिर भी आपको उसे लैटिनाइज करना पड़ेगा, लैटिन में कन्वर्ट करके फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इंडिया है ना, ये मैंजीफेरा इंडिका की जो स्पीशीज है, ये इंडिया वाला मैंगो की स्पीशीज है, तो इंडिया की जगह हमने क्या लिखा, हमने इंडिका लिखा है, गाड़ी नहीं है। ठीक है, तो मैंजीफेरा इंडिका किस लिए लिखा है, ताकि जो भी इंडिया है उसको इंडिया की जगह हम लैटिन में कन्वर्ट करके लिखें, तो लैटिन में इंडिया के लिए इंडिका टर्म यूज होती है, तो इसीलिए इंडिका लिखा है। ठीक, तो दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, उनका ओरिजिन जो भी हो हम क्या करेंगे, उसे डिराइव करेंगे फ्रॉम लैटिन। नेक्स्ट आप देखो, फर्स्ट वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम में वो जीनस होता है, सेकंड जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, जैसे बताया था, स्पीशीज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बोथ दी वर्ड्स व्हेन हैंड रिटन शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड। अगर आप प्रिंट कर रहे हो इनको, मतलब टाइप करके प्रिंट कर रहे हो, तो आप उसे इटैलिसाइज करते हो, ये देखो इटैलिक्स में लिखा हुआ है, टाइप करके प्रिंट किया गया है ना, इटैलिक्स। वर्ड डॉक्यूमेंट में वो टेढ़ा आई आता है ना, वो है ये, तो इटैलिक्स किया हुआ है। और अगर आपको हाथ से लिखना है, हैंड रिटन है, तो उसे आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, तो दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। इससे पता चलता है कि लैटिन से ओरिजिनेट हुआ है। फर्स्ट वर्ड जीनस का हमेशा फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, एंड स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका में एम हम कैपिटल लिखते हैं मैंजीफेरा का, ठीक है,
एम कैपिटल लिखते हैं यहाँ पे, और इंडिका में जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका स्मॉल आई जो होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। स्मॉल आई जो स्मॉल नहीं होता, मतलब इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है। तो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, और इसी तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करते हैं। अब नेमिंग में एक और चीज डाल देते हैं, ये थोड़ा और इसे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, वो है नेम ऑफ द ऑथर। ऑथर का नाम थोड़ा सा इटैलिसाइज करके ना यहाँ लिख देते हैं, लाइक यहाँ पे अगर आपको लिन लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब लीनियस थे साइंटिस्ट जिन्होंने ये नाम दिया था, तो ये ऑथर का नाम होता है। ऑथर का नाम जो होता है ये इस तरीके से लिखा जाता है, तो यू कैन सी मैंजीफेरा एंड इंडिका आर इटैलिसाइज्ड, बट लिन को इटैलिसाइज नहीं किया हुआ है। तो लिन जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, इटैलिक्स में नहीं लिखा जाता। तो लिन यानी ऑथर के नाम को आप अंडरलाइन भी नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता था, जब मैं पढ़ाती थी तो मेरे को बोलते थे कि ये समझ नहीं आ रहा, हम ऑथर का नाम भी इटैलिसाइज करेंगे क्या, या अंडरलाइन करेंगे क्या? ऐसा नहीं होता। ऑथर का नाम आपको इटैलिसाइज करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे अंडरलाइन करने की जरूरत है। तो ये आपको याद रखना है। देन क्लासिफिकेशन होती है, तो क्लासिफिकेशन इज बेसिकली द प्रोसेस जिससे कि हम किसी भी चीज को ग्रुप कर सके इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। तो कैटेगरीज में ग्रुप करने की प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे मान लो आपने ऑर्गेनिजम्स को इंसेक्ट्स की कैटेगरी में डाल दिया, एनिमल्स की कैटेगरी में, प्लांट्स की कैटेगरी में, डॉग्स कैट्स की कैटेगरी में, तो वो जो है कैटेगरी में डालना, दैट इज क्लासिफिकेशन। तो वो आपको यहाँ बताया हुआ है। Then what else you need to remember is the taxa. Taxa क्या होता है? Taxa is basically a scientific term for a category. For example, dogs, animals, plants, ये सब क्या है? Taxa. Taxa है ये सारे, जैसे आपको यहाँ लिख के भी बताया हुआ है। Taxa can indicate categories at very different level. देखो एनसीईआरटी से पढ़ाने का मेजर जो मेरा मोटो है वो ये कि जो एग्जैक्ट लाइन नीट के एग्जाम में आती है ना, जो एग्जैक्ट लाइन नीट के पेपर में आपको बायो में मिलेगी, वो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज इस तरीके से पढ़ना जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लाइंस अंडरलाइन कर रही हूँ वो डायरेक्ट लाइंस आती हैं आपकी नीट में। तो टेक्सा डिफरेंट लेवल की कैटेगरीज के बारे में बताता है, जैसे प्लांट्स एक टेक्सा है, मैमल्स डॉग्स एक टेक्सा है। तो इस तरीके से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये चीज बोली जाती है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स है जो नीट में आ चुकी हैं। एनिमल्स मैमल्स डॉग्स रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। एनिमल्स के अंदर मैमल्स आते हैं और मैमल्स के अंदर डॉग्स आते हैं, बोलते हैं ना ऐसे हम। तो इसका मतलब अगर ये तीनों चीजें साथ में लिखी हैं तो ये टेक्सा तो है, बट क्या सेम लेवल पे है? नहीं, डिफरेंट लेवल है ना। एनिमल्स का अलग है, मैमल्स का अलग है, डॉग्स का अलग लेवल है, तभी तो हमने इस तरीके से लिखा है इसे। तो दे आर दी टेक्सा बट एट डिफरेंट लेवल्स। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सेम लेवल के टेक्सा कौन से हैं, डिफरेंट लेवल के टेक्सा कौन से हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। देन अगर आप टेक्सोनॉमी की बात करो तो टेक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिससे भी हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टेक्सा में डिवाइड कर सकें, उसे हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। और टेक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं? जो भी इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिजम्स का, इस बेसिस पे। दिस इज दी वन जो हायरार्की हम फॉलो करते हैं, ये हायरार्की आपको याद रखनी है। कैरेक्टराइजेशन मतलब पहले प्लांट देखा आपने जो पता नहीं है आपको कि कौन सा है, उसके कैरेक्टर्स देखो, कैरेक्टर्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करो कि क्या उसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन है या नहीं। वो आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन करनी है, मतलब उसके बाद उसकी कैटेगरीज देखो कि कौन सी कैटेगरी में उसे डाल सकते हो, देन फिर नेमिंग कर दो। तो जो भी उस कैटेगरी के दूसरे ऑर्गेनिजम्स है उनकी नेमिंग की हुई है उस हिसाब से इसकी भी कर दो। तो दिस इज द होल क्राइटेरिया जो हम फॉलो करते हैं। देन वी ऑल्सो यूज द टर्म, आप देख रहे होगे मैं कुछ कुछ ना टॉपिक्स बीच में स्किप कर रही हूँ, दिस इज बिकॉज ये जनरल है, इससे कुछ आता नहीं है, आप पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना है तो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है।
सिस्टमैटिक्स भी एक टर्म है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टडी जिसके अंदर हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। लिखा हुआ है ना, ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिकली आपको डालना होता है। तो टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस क्या है? उसमें भी तो हम कैटेगरीज में ही डालते हैं। तो टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में जो मेजर डिफरेंस आता है वो ये आता है कि सिस्टमैटिक्स में हम इवोल्यूशन को भी इंक्लूड करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी इंक्लूड करते हैं। इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि आपको ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में डालना है। टेक्सोनॉमी में ऐसा नहीं होता। टेक्सोनॉमी में आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को इंक्लूड नहीं करते। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड दिस इज व्हाट इज आस्क्ड इन नीट। ऐसी चीजें आती हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। तो अभी 5 पेजेस हैं और मैंने आई थिंक 5 चीजें आपको बता दी हैं कि कौन कौन सी चीजें नीट में आ चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि लिविंग वर्ल्ड तो वही बहुत बेसिक चैप्टर है, इससे तो कुछ नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और जब आती है ना तभी आपको पता चलेगा कि कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ या नहीं। ठीक है। सिस्टेमा नेचर नाम की एक बुक थी जो लीनियस ने लिखी थी और लीनियस ने इसी पब्लिकेशन में एक्चुअली सिस्टमैटिक्स के बारे में सारी चीजें जो है वो बताई। देखो कहाँ कहाँ से बताया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये लिखा हुआ है ना यहाँ। ऐसे ढूंढ ढूंढ के लाते हैं वो नीट के पेपर में सारी स्टेटमेंट्स। तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो जो बताया मैंने। आई थिंक मैंने आपको काफी चीजें बता दी हैं अभी तक और आई होप कि आपको क्लियर भी हो गई हो। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि जो इंस्टीट्यूशंस इतनी ज्यादा फीस लेते हैं उन इंस्टीट्यूशंस पे फीस देने की जगह आप सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करके अच्छे से पढ़ के किस तरीके से अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो, एटलीस्ट बायोलॉजी क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो यही चीज थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी आज की क्लास के लिए। इसके आगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज वाला सेक्शन है जो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम वो डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली मेरी वीडियोस 4 से 5 दिन आएंगी हफ्ते में। तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगा। तो प्लीज प्लीज इन वीडियोस का जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।